सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज जिस पाठ को हम इसमें समझ रहे हैं वह तो हम जानते हैं क्योंकि पिछली वर्कशीट में भी हमने इसको जाना था, वो है जंतुओं में जनन। ठीक है, आज हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार स्कूल में टीचर भी इसको पढ़ाने में कुछ हेजिटेट करते हैं, बच्चे भी कुछ हेजिटेट करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी पाठ है। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि जैसे सजीवों की दूसरी क्रियाएं श्वसन, उद्दीपन या अनुक्रिया जो हमने पढ़ा था, फिर वो उत्सर्जन भी करते हैं, गति भी करते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ जनन या प्रजनन भी एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, जैविक क्रिया है, क्योंकि ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, ये पिछले वर्कशीट में हमने समझा था ना कि धीरे धीरे आबादी ख़त्म होती चली जाएगी। फिर हमने ये भी समझा था कि यह दो प्रकार का होता है। एक को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों के संलयन से एक नए जीव की उत्पत्ति यानी उनके संतान की उत्पत्ति होती है। और दूसरा पड़ा था अलैंगिक जनन, जिसमें एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है, यानी एक ही जीव अपने आप को दो भागों में विभक्त कर देता है और नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। फिर जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं जो सामान्यतः पादप के फूल यानी पुष्प में स्थित होते हैं। यानी पौधों में भी नर और मादा जननांग होते हैं और ये जननांग पौधे के फूल वाले भाग में स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। ये युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यानी नर और मादा दोनों के युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो वो जो है एक नए जीव को जन्म देते हैं और इसी जनन प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया भी हुआ है कि नर युग्मक जो कि शुक्राणु होता है, नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होता है उसका नाम होता है डिंब या अंडाणु। यानी ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है और फिर युग्मनज से एक नया जीव बनता है। आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में अब जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मनुष्यों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो देखिए, लैंगिक जनन के लिए जैसे कि हमने पहले भी जाना है, नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है और नर और मादा के जो जनन अंग होते हैं, जनन तंत्र होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हम केवल नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नर जनन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं एक जोड़ा वृषण यानी कि दो वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक शिश्न। देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया हुआ है जिसमें ये साफ तौर पर दिखाया हुआ है, इन अंगों को दिखाया हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये बता रखा है। देखिए क्या बताया, एक जोड़ा वृषण, ये वृषण होते हैं जो कि दो की संख्या में होते हैं। फिर दो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, ये शुक्राणु नलिकाएं हैं जिसमें शुक्राणु जो है आगे की ओर जाते हैं और शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ वृषण में होता है। और एक शिश्न, और ये शिश्न होता है जिसमें से शुक्राणु बाहर आते हैं।
वृषण शुक्राणु यानी नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण के द्वारा निर्मित होते हैं, यानी ये जो शुक्राणु हैं वो लाखों की संख्या में निर्मित होते रहते हैं वृषण के अंदर। यह एक एकल कोशिका की तरह हैं, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये हमें ऐसे ही आँखों से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक शुक्राणु में क्या होता है कि प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। जैसे कि आप अगर इस चित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्राणु कैसे होते हैं। इसका सर देखिए, यहाँ पर सर है, फिर इसका मध्य भाग और इसकी पूंछ। इस तरीके से शुक्राणु की जो है शुक्राणु का आकार होता है। फिर इसके बाद पूंछ जो है सांप की तरह आगे और पीछे दोनों होती हैं। ये किस लिए होती हैं? शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होते हैं। यानी जो स्त्री का जो जनन में तंत्र में अंडा बनता है उस तक ले जाने के लिए ये शुक्राणु इस तरीके से बने होते हैं, उनकी पूंछ बनी होती है ताकि वो आगे मूव करें। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है, यानी जो मादा होती है उसके जनन तंत्र में गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब होती है, तो शुक्राणुओं को वहां तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। यानी जो मादा जनन तंत्र में जो अंडा बनता है, अंडाणु बनता है, उस तक शुक्राणु जब पहुंचता है और उस अंडाणु के साथ मिलकर वो एक नए जीव की रचना करता है। तो इस तरीके से मनुष्यों में भी लैंगिक जनन होता है। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम स्वयं को जांचने के लिए अपने कुछ प्रश्नोत्तर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनन को परिभाषित करें और लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखना है। तो देखिए, जनन एक जैविक क्रिया होती है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, यानी उस प्रक्रिया को जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है उसे हम जनन कहते हैं। फिर लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच क्या अंतर होता है? देखिए, लैंगिक जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव यानी नर और मादा दोनों आवश्यक हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त होता है। इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या ये पौधों में ही होता है? तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को हम क्या कहते हैं, और उससे जो जनन होता है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो जीव नर और मादा मिलकर नई संतति यानी नए जीव को बनाते हैं। और फिर ये है कि ये पौधों में होता है। हाँ, ये पौधों में भी होता है। आप यहाँ पर लिखेंगे भी लगा दीजिए, क्योंकि सिर्फ पौधों में नहीं होता, मनुष्यों में भी होता है, पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3, नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो देखिए, जो आपको वर्कशीट में दे रखा है आप वो भी बना सकते हैं, नहीं तो मैंने इस चित्र का इंतजाम आपके लिए किया है। आप इसको देखकर भी उसको नामांकित बना सकते हैं कि देखिए, इसमें पूरे जो हमने अभी वहाँ देखा था वही सब चीज़ें कि वृषण ये होते हैं, ये 2 की संख्या में होते हैं, 2 शुक्राणु नली होती हैं और एक शिश्न होता है। ठीक है, आप इस चित्र को भी बना सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? देखिए, नर युग्मक का नाम शुक्राणु होता है और इसका निर्माण वृषण में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, दिए गए कथनों में सही या गलत लिखिए। तो शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, ये गलत है, शुक्राणु एक एकल कोशिका है। और दूसरा है कि वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी आशा के साथ धन्यवाद।